राह संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है, जिसने जीती है रातों की जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने प्यारे चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करता हूं। और बच्चे, ये लाइन हमें बताती है कि व्यक्ति आज की रात को जब बर्बाद किया है, यानी कि पढ़ने में बर्बाद किया है, टाइम लॉस किया है पढ़ाई के पीछे, निश्चित तौर पर वो सूर्य की भांति चमकेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो आइए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की बायोलॉजी में चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन। पिछले वीडियो लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा था। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र अंग्रेजी में बच्चे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन बोलते हैं इसको। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये लिखा है पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या क्या होते हैं, इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी कि किन किन जो है चीजों से, किन किन आर्गन से मिलकर के हमारा ये पूरा तंत्र बना है, इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। तो ये जो नर जनन तंत्र होता है, 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले वृषण, वृषण जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। वृषण जो है संख्या में 1 जोड़ी। ये प्रश्न आता है कि कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, संख्या में कितने होते हैं, तो 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। दूसरा है सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, नलिकाएं। तीसरा है सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। चौथा है, चौथा यहां पर लिखते हैं शिश्न, जिसको पेनिस बोलते हैं। क्या है बच्चे? इसको क्या बोलते हैं? शिश्न, यानी कि बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, जननेंद्रिय। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य जननेंद्रिय, अर्थात क्या? शिश्न। समझ रहे हैं? अब इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स बोलते हैं। समझ गए? चलिए अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोटेस्ट को देख पा रहे होंगे ना, शिश्न को भी देख पा रहे होंगे। शुक्रवाहक है ये, शुक्रवाह। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, जिसको मूत्रपथ कहते हैं ना, शुक्राशय है। अब इसमें जो है ये ग्रंथि है, प्रोटेस्टेट ग्रंथि है, ये जो है शुक्रवाहक ग्रंथि है। और नलिकाएं हैं, वृषण कोश जिसको स्क्रोटम कहते हैं, वृषण जिसको टेस्टिस कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आगे डीपली पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के 4 चीजें, एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ग्लैंड और एक्सेसरी ग्लैंड, टेस्टिस, इन सब चीजों से मिलकर के बना हुआ है। समझ गए स्टूडेंट? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? टेस्टिस को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे स्टूडेंट? टेस्टिस को। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं नर जनन तंत्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? नर जनन तंत्र। आप लोग इसको जो है हेडलाइन कर लीजिएगा। और इसके हम 4 भाग बताए स्टूडेंट। सबसे पहले वृषण बताए, वृषण जिसको संख्या में हमने क्या बताया स्टूडेंट? 1 जोड़ी। फिर जो है सहायक नलिका, सहायक नलिका। फिर तीसरा बताया सहायक ग्रंथि। नोट करते चलेंगे स्टूडेंट। सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। फिर हमने बताया
बाह्य जननेंद्रिय। एक्सटर्नल जेनाइडल बोलते हैं सहायक ग्रंथ बाह्य जननेंद्रिय को। जो लिखने चल रहे हैं स्टूडेंट चौथे नंबर पे, उसको क्या बोलेंगे? बाह्य जननेंद्रिय। जननेंद्रिय, इसको एक्सटर्नल जेनाइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइडल। चलिए इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिस, जिसको वृषण कहते हैं। ठीक, देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो है किसकी संरचना है? ये टेस्टिस की संरचना है। टेस्टिस की संरचना में सारी चीजें हैं, आपको इसको समझना है आगे। ठीक, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? वृषण पढ़ने वाले हैं। वृषण, वृषण जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो ये बाह्य उदरीय भाग में स्थित होता है। कहां? बाह्य उदरीय भाग, बाह्य उदरीय भाग में स्थित होता है। अब इसके पहले अभी हम आपको बताए थे ये सारी चीजें। ये जो नर जनन तंत्र होता है, जिसमें वृषण है, सहायक नलिकाएं हैं, सहायक ग्रंथियां हैं, और ये आपका बाह्य जननेंद्रिय है। बच्चे, ये सब सारे अंग जो है श्रोणि भाग में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? श्रोणि भाग में मिलते हैं। तो श्रोणि भाग क्या होता है? पेल्विस रीजन बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हेड, फिर ये ग्रीवा, फिर ये वक्ष जिसको थोरैक्स बोलते हैं, फिर आगे ये पेट और आंत वाला भाग एब्डोमेन, और इसके नीचे जस्ट नीचे जो भाग होता है इसी को जो है पेल्विस रीजन या क्या बोलते हैं? अभी हमने क्या बताया, देखिए यहां पे ये नर जनन तंत्र, शिशन, जननेंद्रिय, वृषण, सहायक ग्रंथि, और ये कहां? श्रोणि भाग में मिलते हैं। अच्छा, चूंकि लिखा नहीं था स्टूडेंट, सॉरी, श्रोणि भाग में। कहां मिलते हैं? श्रोणि भाग में मिलते हैं। ये सभी जो है जो संरचनाएं हैं कहां मिलती हैं? पेल्विस रीजन में, श्रोणि भाग में मिलती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो श्रोणि भाग कहते किसे हैं आपको हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। वृषण को पढ़ रहे हैं। वृषण को हमने बताया कि बाह्य उदरीय भाग में होता है। बाह्य उदरी भाग में क्यों होता है स्टूडेंट? क्यों ये जो है उदरीय भाग में नहीं होता है? तो देखिए बच्चे, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, आप सभी जानते हैं। और जो वृषण होता है उसका काम क्या है? शुक्र जनन करना। शुक्र जनन, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? शुक्राणु का निर्माण करना है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण। शुक्र जनन मतलब शुक्राणु का निर्माण करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। शुक्राणु जनन मत कहिएगा स्टूडेंट, ये क्या है? शुक्र जनन हुआ है, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन आप नहीं कहेंगे इसे क्या बोलेंगे? शुक्र जनन बोलेंगे। मतलब कि शुक्राणु का निर्माण। मतलब क्या? शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु को निर्माण करने के लिए इससे मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उससे 2-3 डिग्री कम चाहिए, यानी कि 34 डिग्री से 35 डिग्री चाहिए। और शुक्राणु जो है अधिक टेम्परेचर में नहीं बनते हैं, इसलिए उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। समझ रहे? पहला कारण है कि बाह्य उदरी भाग में क्यों होते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर इनको चाहिए वो इनको मिलता नहीं है, तो ये बाहर चले आते हैं। समझ रहे हैं? बाह्य उदरी भाग में होते हैं। कौन? टेस्टिस। अब ये जो है बाह्य उदरी भाग में कब आते हैं? आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये बाह्य उदरी भाग में कब आते हैं। तो
गर्भकाल के दौरान, गर्भकाल के दौरान ये 7 महीना के पहले तो गर्भ उदरी भाग में रहते हैं, लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें महीने में स्टूडेंट, ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, 7वें महीने में जो वृषण है वो शरीर के बाहर आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? शरीर के बाहर आ जाते हैं भाई ना, समझ में आ रहा है? तो ये 7वें महीने में भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ये जो है 7वें महीने में इसके बाहर चले आते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? किस लिए? शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के बाहर आते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ये जो टेस्टिस होते हैं ये शरीर के बाहर ना आए तो क्या होगा? तो एक कंडीशन उत्पन्न होगी, नर जनन अयोग्यता। याद रखिएगा, स्टरलिटी बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? स्टरलिटी बोलते हैं। नर जनन अयोग्यता विकसित हो जाएगी, नर जनन अयोग्यता, इसको स्टरलिटी बोलते हैं। और आजकल मेडिकल साइंस इतना डेवलप है कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के माध्यम से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो साइंस तो डेवलप है ही है, आप सभी जानते हैं, साइंस की महिमा अपार है। ये इसको जो है शरीर के बाहर शल्य चिकित्सा से निकाला जाता है। और ये पोजीशन जो स्थिति बनती है बच्चों, इसको मेडिकल साइंस में क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है, क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है। समझ रहे हैं? अच्छा, चलिए, तो हो गया कि सर्जरी के थ्रू इसको शरीर के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मान लीजिए कि इसमें संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर क्या होगा? तब फिर तो कैंसर भी हो सकता है। तो इसे शरीर के बाहर तो निकालना ही निकालना है। तो आप लोग तमाम टॉमी शब्द नाम सुने होंगे, जैसे ट्यूबैक्टॉमी, यूबैक्टॉमी, ये सब सुने होंगे ना। तो उसी तरह ये जो है एक व्यवस्था होती है जिससे संक्रमण ना फैले, तो इसको ऑर्कियोबैक्टॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, इसको संक्रमण से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए इसको क्या करते हैं? आर्कीबैक्टॉमी। समझ रहे हैं ना? ये सब कहानी थी इसकी कि गर्भकाल के 7वें महीने में बाहर आ जाते हैं। इनको टेम्परेचर चाहिए कुछ निश्चित, जो वहां पे रह के इनको मुनासिब नहीं है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब जो है, चलिए, ये तो प्रश्न हो गया कि भाई ये इनको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना मिलता नहीं है, इसलिए उदरी गुहा के बाहर आ जाते हैं। और उदरी गुहा के बाहर अब प्रश्न है कि उदरी गुहा में आते हैं तो कहां ये सुरक्षित रहते हैं? तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, जिसे स्कॉटम कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण कोश कहते हैं, वृषण कोश। देखिए, अब यहां से शुरू करिए, कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनल्स, ये जो है परत होती है, वृषण की परत होती है। ठीक है, ये भी क्या है? परत है। समझ रहे हैं? ये ट्यूनिका वेजाइनल्स, समझ रहे हैं? इधर ट्यूनिका एल्बोजेनिया, ये, और ये कैविटी ऑफ ये है, ये एक परत, दूसरी परत और तीसरी ट्यूनिका एल्बोजेनिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ट्यूनिका एल्बोजेनिया। ये परत जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्यूनिका वेजाइनल्स, दूसरा है ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये सारी चीजें हैं। अब इसको समझते हैं। हमने क्या बताया आपको? अभी हम क्या पढ़ा रहे थे? आपको टेस्टिस पढ़ा रहे हैं और ये बता रहे थे कि किस तरह जो है ये काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, इसकी परतें जो होती हैं। तो हम बताने वाले थे आपको, पीछे चलते हैं, हम आपको बता रहे थे कि
वृषण कोश ना, क्या बता रहे थे, वृषण कोश। अब इसको क्या बोलते हैं, इसमें देखिए कहीं दिख रहा है स्कॉर्टम, अच्छा फिलहाल स्कॉर्टम नहीं दिख रहा है। चलिए, तो वृषण कोश में जो वृषण होते हैं वो कहां स्थित होते हैं स्टूडेंट, वृषण कोश में। वृषण कोश में ये जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। अब ये बक्षण नाल की सहायता से ये उतर आते हैं कहां, वृषण कोश में। कौन, टेस्टिस कहां आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं और ये वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। समझ रहे हैं। अब क्या कुछ जीव ऐसे भी हैं, क्या कोई कुछ जीव ऐसे भी हैं क्या कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें उदरी भाग में भी वृषण होते हैं। तो बच्चे, दो ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो वृषण होते हैं वो उदरी भाग में स्थित होते हैं। दो ऐसे जीव होते हैं जिनमें जनन के दौरान वृषण उत्पन्न होते हैं, जनन पूरा होने के बाद वो जो है पुनः वहीं चले जाते हैं। और हाँ, ये जो मनुष्य का जो टेस्टिस होता है मनुष्य में, वो बिल्कुल भी दोबारा वहां पे नहीं जा पाता है उदरी भाग में। समझ रहे हैं। इसमें एक संरचना होती है, अभी हम आपको बताएंगे, उसी से ये जुड़ा रहता है जिसके कारण ये दोबारा नहीं जा पाता है। लेकिन हाथी जो होता है, हाथी, उसमें जो है जो वृषण होता है वो उदरी भाग में होता है। कहां होता है, उदरी भाग में। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में ग्रो हो जाता है और इसके शरीर का टेम्परेचर जो है कितना होता है, 37 डिग्री होता है और ये कम टेम्परेचर में भी ग्रो हो जाता है। इसलिए ये हाथी जो होता है उसके शरीर में ही जो है, शरीर के उदरी भाग में ही वृषण स्थित होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। और रैट और बैट, रैट चूहा, बैट चमगादड़, चूहा और चमगादड़ ये स्तनधारी है भैया। हाथी ये क्या है, स्तनधारी है। हाथी और व्हेल ये दोनों स्तनधारी हैं। व्हेल, इन दोनों में जो है जो वृषण होता है वो उदरी भाग में होता है। और ये जो रैट और बैट होते हैं इसमें जनन प्रावस्था के दौरान वृषण जो है शरीर के बाहर आते हैं। जनन काल पूरा करने के बाद ये पुनः जो है वहीं लौट जाते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद अभी आप स्ट्रक्चर में देखे थे, क्या देखे थे, अभी आप ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ये जो है परत है बच्चे वृषण की, 3 परतें होती हैं, हमने आपको अभी बताया। तो ये जो है धंस कर नीचे की ओर दब जाती है और जो वृषण होता है इसको लगभग 250 कोष्ठकों में विभाजित कर देती है। 250 कोष्ठकों में विभाजित कर देता है। समझ रहे हैं। अब ये 250 कोष्ठक जो है, प्रत्येक कोष्ठक में 1 से 3 कोशिकाएं होती हैं, 1 से 3 कोशिकाएं होती हैं, 250 कोष्ठक बना देता है। समझ रहे हैं, कौन, वृषण। और इसमें, और ये 250 कोष्ठक में प्रत्येक में 1 से 3 जो है कोशिकाएं होती हैं
और इसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसको सार्टोली कोशिका कहते हैं। क्या? सार्टोली कोशिका। ये जो है पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है किसको? शुक्राणु को। पोषण प्रदान करती है किसको? शुक्राणु को। कौन? ये सार्टोली कोशिका। ठीक, सार्टोली कोशिका इसको पोषण प्रदान करती है। अब आखिर ये सब तो पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि जो वृषण होते हैं, वृषण और सार्टोली कोशिका। रुकिए बच्चों, वृषण के पहले जो सार्टोली कोशिका है, सार्टोली कोशिका, ये जो है एंजाइम का भी स्राव करती है, एंजाइम का स्राव करती है। ABP किस एंजाइम का स्राव करती है? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका स्राव भी करती है। समझ रहे हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन? सार्टोली कोशिका। अब ये वृषण का कार्य क्या है? नंबर फर्स्ट, ये वृषण क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं, शुक्राणु निर्माण, ये शुक्राणु निर्माण करते हैं। नंबर 2, ये नर हार्मोन्स, नर हार्मोन्स, नर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, क्या नाम है बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन, इसका जो है स्रावन करते हैं। नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन का स्रावन करते हैं। कौन? वृषण। ये जो टेस्टिस हम लोग पढ़ रहे हैं, टेस्टिस का कार्य क्या है कि टेस्टिस जो है नर हार्मोन्स जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, उसका स्रावन करता है। सार्टोली कोशिका का कार्य समझे कि एंजाइम्स हार्मोन्स का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? तो बच्चे, ये जो वृषण है ये 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषण के कार्य पूछे जाते हैं, वृषण की संख्या पूछी जाती है। और हाँ, एक चीज और जान लीजिए, जब ये उदरी गुहा के बाहर आते हैं तो वहां भी एक हार्मोन्स काम करता है जिसको FSH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भक्षण नाल के सहायता से जब ये वृषण कोष में पहुंचते हैं तो वहां पे एक हार्मोन्स काम करता है जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसकी सहायता से वहां पहुंचते हैं। और 250 वृषण पालिकाएं होती हैं और उसमें जो है 1 से 3 जो है कोशिकाएं होती हैं जिसको वृषण जालक कहते हैं। तो वृषण जालक पाए जाते हैं। ये सब चीजें पूछा जाता है। 250 जो कोष्ठक होते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है वृषण? टेस्टोस्टेरॉन, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब चीजें, उसकी 3 परत जो पूछी जाती है, 3 परत के बारे में आप देखें ना, ट्यूनिका वेजाइनल्स, सेमनीफेरस ट्यूबल्स और ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ये 3 परत पाई जाती हैं। इसमें ट्यूनिका एल्बोजिनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वृषण कोष जो होता है उसका निर्माण करती हैं। तमाम चीजें हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ना। तो ये सब सारी चित्र आप जो है बनाना सीख लीजिए, चित्र इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का ना। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे और इसको कायदे से पढ़ेंगे। टेस्टिस का कार्य क्या है? अच्छा, अब इसमें जो है ये चीज आप लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि वास्तव में टेस्टिस से कैसे ये शुक्राणु का निर्माण होता है। थोड़ा सा पॉइंट है आगे, और उसके बाद फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओर चलेंगे। तब तक आप सब हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सभी विद्यार्थियों का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।